हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि किसी विशेष स्थिति में अपचायक का चयन ऊष्मागतिकी कारकों पर आधारित है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? अपने मत के समर्थन में दो उदाहरण दीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या बताना है? अपचायक का चयन ऊष्मागतिकी कारकों पर आधारित है या नहीं है। अगर आधारित है तो हमें अपना सहमति जतानी होगी और उसके मत के समर्थन में हमें क्या देने हैं? दो उदाहरण। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो वो क्या हो जाएगी? धातु ऑक्साइड से धातु के निष्कर्षण के लिए अपचायक का चुनाव। तो हमें पता है कि जब हम किसी भी धातु ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण करते हैं तो विशेष प्रकार के अपचायक, अलग अलग प्रकार के अपचायक को चयन करते हैं। तो वो किसके आधार पर करते हैं? या तो उसके ऊष्मागतिकी गुण के आधार पे, या फिर उसके अधिशोषण के आधार पे, या फिर कोई और के आधार पे। तो इसमें हमें बोला गया है कि ऊष्मागतिकी कारकों पर आधारित है या नहीं है, वो हमें बताना है। किसी विशेष अपक्रिया हेतु अपचायक के चयन ऊष्मागतिकी कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उसमें दो प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहली, अभिकर्मक का चुनाव जो निश्चित ताप पर डेल्टा जी को घटाता हो। ठीक है। दूसरा क्या है? एलिगम चित्र में नीचे का धात्विक ऑक्साइड ऊपर पड़े ऑक्साइड के धातु द्वारा अपचित नहीं होता है। तो ये मेन दो मुख्य कारण है जो ऊष्मागतिकी कारक पे आधारित करेगा, निर्धारित करता है। तो चलिए हम लिख लेते हैं। किसी विशेष अभिक्रिया हेतु अपचायक के चयन में ऊष्मागतिकी कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहली क्या होती है? अभिकर्मक का चुनाव जो निश्चित ताप पर डेल्टा जी को घटाता है। दूसरा क्या है? एलिगम आरेख में एलिगम आरेख में नीचे का धात्विक ऑक्साइड ऊपर पड़े ऑक्साइड के धातु द्वारा अपचयित नहीं होता है। ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है? दो उदाहरण बताने हैं हमारे मत के समर्थन में। तो चलिए दो उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण तो पहला क्या है? जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है वो क्रोमियम ऑक्साइड में उपस्थित क्रोमियम द्वारा अपचयित नहीं हो सकता, क्योंकि एलिगम आरेख में एल्यूमिनियम ऑक्साइड का वक्र क्रोमियम ऑक्साइड के वक्र से नीचे होता है। ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं। Al2O3 Cr2O3 में उपस्थित क्रोमियम द्वारा अपचयित नहीं हो सकता, क्योंकि एलिगम आरेख में Al2O3 का वक्र क्रोमियम ऑक्साइड
कि ये वक्र के नीचे होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जेड को अपचित नहीं कर सकता क्योंकि अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा से मुश्किल से कोई परिवर्तन होता है। तो इसमें भी क्या होता है कि जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या होता है, जेड वाले से वक्र से ऊपर होता है, तो वो उसको अपचित नहीं कर सकता। तो चलिए लिख लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जेड को अपचित नहीं कर सकता क्योंकि अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी नोट में मुश्किल से कोई परिवर्तन होता है। तो इसको हम एलिगम आरेख द्वारा भी समझ लेते हैं एक बार। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे डेल्टा जी और यहाँ क्या है, तापमान टी। इधर से इधर जाने पे तापमान क्या बढ़ेगा बढ़ेगा, बाएं से दाएं जाने पे। तो अब हमारा क्या बोला कि हमने क्या बोला था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड में उपस्थित क्रोमियम द्वारा अपचित नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है उसका वक्र ये है, एल्यूमिनियम प्लस O2 Al2O3। और जो हमारा क्रोमियम ऑक्साइड है वो क्या है, उसका वक्र हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड से ऊपर की ओर है, Cr+O2 क्या देगा, Cr2O3। तो इसीलिए ये किसका, ये क्रोमियम हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अपचयन नहीं कर सकता, लेकिन एल्यूमिनियम क्रोमियम ऑक्साइड का अपचयन कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा ZnO है, ZnO में क्या होता है कि यहाँ से अगर ये है, ZnO में क्या होता है कि ये ऐसे जाके फिर सीधा ऐसे जाता है, तो ये हमारा क्या है, Zn+O2 ZnO। इसमें जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो कैसा आता है, ये इसके ऊपर रहता है, इस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जिंक ऑक्साइड का अपचयन नहीं कर पाता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।